मैं डॉक्टर R.S. लूका, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, पुनः स्ट्रेस फिजियोलॉजी से टेम्परेचर स्ट्रेस के ऊपर व्याख्यान लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आपने पिछले व्याख्यान में वाटर डेफिसिट और सैलिनिटी स्ट्रेस के बारे में देखा था, सुना था। और आइए आज हम तीसरा इम्पॉर्टेंट एबायोटिक स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस इन प्लांट्स क्या होता है और किस तरह से पौधे जो हैं वो स्ट्रेस के प्रति रिएक्ट करते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। सिनॉप्सिस में फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड टेम्परेचर एंड वेजिटेशनल पैटर्न, थर्ड temperature fluctuation in environment, fourth effect of temperature in plants, next high temperature stress, low temperature stress, cold injury, heat and heat resistance, next temperature effect on other physiological processes, next है cold stress signaling, HSR and conclusion। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली expresses hot and cold. It is the manifestation of thermal energy present in all matter, which is the source of the occurrence of heat, a flow of energy when a body is in contact with another that is colder. तापमान उष्णता या गर्मी के मात्रक का इकाई है। गर्मी तापमान के क्रमिक परिवर्तन के घोतक हैं। गर्मी एक प्रकार की ऊर्जा है जो सूर्य के रेडिएंट एनर्जी से पौधे प्राप्त करते हैं। गर्मी का अंश जब पानी बर्फ बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जिस बिंदु पर पानी उबलता है तथा भाप बनती है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट रिक्त स्थान में रेडिएशन के रूप में गति करती है। तापमान एक परिवर्तनशील कारक है जो कि समय, मौसम, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, स्लोप की स्थिति, मिट्टी के टेक्सचर, प्लांट कवर एवं मानवीय क्रियाओं जैसे अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इत्यादि की क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर एंड वेजिटेशन पैटर्न। पौधों के तापमान की आवश्यकता के आधार पर रॉन्कियर्स ने संपूर्ण वेजिटेशन को 4 प्रकारों में बांटा है: मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म एंड हेकिस्टोथर्म। मेगाथर्म इसके रीजन हैं इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल। यहाँ पूरे वर्ष भर अधिक तापमान होता है। यहाँ ट्रॉपिकल वर्षा वाले फॉरेस्ट आते हैं। सेकंड है मीजोथर्म। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र हैं। यहाँ अधिक तापमान, सर्दी में कम तापमान में एकांतरित होते रहते हैं। इसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं। थर्ड है माइक्रोथर्म, जिसमें 12,000 फीट की ऊंचाई तथा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में कोनीफेरस फॉरेस्ट आते हैं। फोर्थ है हेकिस्टोथर्म, जिसमें आर्कटिक और अल्पाइन क्षेत्र तथा 16,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रॉपिकल और 12,000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेट क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर बहुत कम तापमान होता है और अल्पाइन वेजिटेशन पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे टॉलरेंस टेम्परेचर रेंज। प्रत्येक लिविंग का एक निश्चित तापमान बिंदु होता है। वह तापमान जिस पर जैविक क्रियाएं सबसे कम चलती हैं उसे मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तापमान के बढ़ने पर जैविक क्रियाएं अधिकतम बिंदु की ओर अग्रसर होने लगती हैं।
इस अधिकतम तापमान को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इस ताप बिंदु के आगे बढ़ने पर जैविक क्रियाएं मंद पड़ने लगती हैं और एक बिंदु पर ये पूरी तरह से रुक जाती हैं। इस बिंदु को अधिकतम तापमान या मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम बिंदु के बीच के तापमान को किसी जीव का सहिष्णु ताप बिंदु या टॉलरेंस टेम्परेचर रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन एनवायरनमेंट। वातावरण के तापमान का घटाव बढ़ाव मौसम के अनुसार, दैनिक या घंटे के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सूर्य की गर्मी, छाया या रात की दशाएं भी तापमान के उतार चढ़ाव को नियमित तथा नियंत्रित करती हैं। तापमान का फ्लक्चुएशन पोखर, झील और समुद्र की गहराई से संबंधित होता है। इस माध्यम से 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, हम डायग्राम में देख रहे हैं, एपिलिम्नियम, मेटालिम्नियम और हाइपोलिम्नियम। एपिलिम्नियम ये पानी की सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसमें वायु के द्वारा हलचल होती रहती है तथा यह पानी गर्म होता है। सेकंड है मेटालिम्नियम, ये पानी का मध्यवर्ती क्षेत्र है जो खड़े तापमान परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। थर्ड है हाइपोलिम्नियम, यह स्थिर पानी का तल होता है जिसका तापमान कम होता है तथा इस लेवल में पानी में बहुत कम हलचल पाई जाती है। पृथ्वी के क्षेत्र में सबसे कम तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में देखा गया है। नमी के साथ तापमान वनस्पति के सामान्य वितरण का नियमन करता है, जैसे उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा विपुल वनस्पति को उत्पन्न करते हैं। इसमें पर्याप्त विभिन्नता और जटिलता देखने को मिलती है, जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं और टेम्परेट प्रदेश में पौधे कम तापमान के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। यहाँ पर कोनिफर्स ट्रीज जैसे पाइन और कुछ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स जैसे ओक, चेस्टनट इत्यादि के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बच्चों, मैंने पूर्व में आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं उस चीज़ को रिकॉल करूँगी। प्लांट स्ट्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी कैटेगरी, बायोटिक स्ट्रेस which is a physical and chemical way of damaging environment and plant, for example light, temperature, water, salt, gravity and touch. Second, biotic stress. Biotic stress is biological harm by insect, pathogens and bacteria etc. to which a plant may be exposed during its lifetime. 2 important causes for stress. Some plants may be injured by a stress, which means that they exhibit one or more metabolic dysfunction. If the stress is moderate or less effect and short term, the injury may be temporary and the plant may recover when the stress is removed. The plant can recover from this stress. Second, if the stress is severe enough or large effect, it may prevent flowering, seed formation and induced senescence that lead to plant death. Such plants are considered to be susceptible. एनवायरमेंटल स्ट्रेस में हमने देखा था कि 3 प्रकार के जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस हैं प्लांट्स में वो पाए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट था रेजिस्टेंस या टॉलरेंस, जिसमें पौधे जो हैं वो इस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सरवाइव कर लेते हैं। सेकंड होता है ससेप्टिबल, इस रिस्पॉन्स में प्लांट की डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में जब प्लांट जो है वो किसी
स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी दिखाता है। और तीसरा होता है अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, जिसमें भी पौधा जो है वो सर्वाइवल जो है वो कर लेता है। तो हमें पता है कि एबायोटिक स्ट्रेस जो है वो मुख्य रूप से टेम्परेचर, वाटर और सॉल्ट इसमें मुख्य होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस, क्योंकि पूर्व में मैंने आपको ड्रॉट, वाटर डेफिसिट और सैलिनिटी स्ट्रेस जो है वो बता चुका है। आज मैं बताऊंगी टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग, सेकेंड लो टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग, एंड थर्ड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर स्ट्रेस में हम सबसे पहले हाई टेम्परेचर इफेक्ट या स्ट्रेस को देखेंगे। जो हाई टेम्परेचर स्ट्रेस या इफेक्ट है, इट इंक्लूड्स नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. Stress temperature is above 40 degree centigrade, and C3 plants are more susceptible to high temperature stress than C4 plants. ROS means reactive oxygen species generation, that will lead to apoptosis of plant cell. ये apoptosis जो है ये क्या होता है? द प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स और सेल्स और पार्ट ऑफ इट्स नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हाई टेम्परेचर में कॉजेस इंजुरी टू क्लोरोप्लास्ट बाय डिस्टर्बिंग थैलेकॉइड्स, स्वेलिंग ऑफ ग्राना, इफेक्ट ऑफ ग्राना स्टैकिंग एबिलिटी. ये सारे कंडीशंस जो प्लांट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में उगने वाले होते हैं, उनमें इस तरह के स्ट्रेसेस जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं. लेकिन जब जहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस तरह के स्ट्रेस जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में उगने वाले पौधे हैं, इनमें जो है वो डिस्टर्बिंग थैलेकॉइड और अपना स्वेलिंग ऑफ ग्रेना और इफेक्ट ऑफ ग्रेना स्टैकिंग एबिलिटी, ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं. इसके अलावा स्कॉर्चिंग ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स, sunburn on leaves and stem. हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोटोप्लाज्म को भी क्षतिग्रस्त करते हैं. लीफ सेनेसेंस एंड एब्सिसेंस भी हमको दिखाई देता है. शूट और रूट ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं. एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं. अपन को पता है कि एंजाइम जो है वो बायोकैटेलिस्ट है, जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं. इससे हम स्ट्रेस से हम देखेंगे कि रिडक्शन इन द इंटरनोड लेंथ. और हाई टेम्परेचर से प्लांट ग्रोथ इनहिबिट हो जाते हैं, क्योंकि अधिक तापमान के कारण पौधे जो हैं वो भूखमरी का सामना, या जिसको हम स्टार्वेशन कहते हैं, उसमें चले जाते हैं. और भूखमरी के कारण ये पौधे मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं. पौधे स्टंटेड हो जाते हैं, अभी मैंने बताया था. और अगर यही स्थिति रही और बहुत अधिक तापमान रहा तो पौधे नष्ट भी हो जाते हैं. इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फेज मोस्ट सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. फिर हाई टेम्परेचर के कारण पौधों से इवोपरेशन भी होने लगता है, जिससे पौधों में कूलिंग इफेक्ट जो है वो आता है. पौधों में इवेपोरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिससे पौधों के अंदर का वाष्प जो है वो मतलब पौधों के अंदर का पानी जो है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है. हॉट और ड्राई कंडीशन में स्टोमेटा के गार्ड सेल से पानी का इवेपोरेशन होता है, जिसके फलस्वरूप स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं. फिर हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर से
ट्रांसपिरेशन की रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अधिकतर प्लांट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाते हैं। प्लांट में जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण डीनेचर्ड हो जाते हैं और बहुत अधिक स्कंदित हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है और इन सब कारणों से पौधों की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में व्यवधान उत्पन्न होने लगते हैं। एंजाइम डीनेचर्ड होने से मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म इफेक्ट जो है देखने के लिए मिलता है, जिससे प्लांट की डेथ हो सकती है। High temperature causes an increase in the fluidity of membrane lipid and a decrease in the strength of hydrogen bond and electrostatic interaction between polar group of proteins within the aqueous phase of the membrane. High temperature thus modified membrane composition and structure and can cause leakage of ion. High temperature may also cause large reversible effect on the rate of photosynthesis. Photosynthesis and respiration are both inhibited by high temperature. Chloroplast enzyme become unstable and begin to denatured and lose activity. पौधों में जब पानी सीमा से अधिक वाष्पीकृत होने लगता है तब वह पौधों के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। जल वाष्प की तीव्रता से निष्कासन मीजोफिल कोशिकाओं में टर्गर प्रेशर को भी कम कर देता है। इससे जीव द्रव्य की सामान्य क्रियाशीलता में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अत्यधिक इवोपरेशन से जीव द्रव्य की का जो है वो डेसिकेशन हो जाता है और यह डेसिकेशन या निर्जलन इस तल तक बढ़ जाता है या बढ़ सकता है कि पौधा जीवित ही नहीं बच सके। अधिकांश पौधों में जीव द्रव्य का निर्जलन बिंदु उस समय हो सकता है जब पानी का तल 30 से 35% तक कम हो जाता है। High temperature can also lead to a loss of the three-dimensional structure required for correct function of enzyme or structural cellular component, thereby leading to loss of proper enzyme structure and activity. Misfolded protein often aggregate and precipitate, creating serious problem within the cell. That means loss of the proper enzyme structure and function and denaturation of enzyme and protein. तो ये इतने सारे जो थे वो हाई टेम्परेचर स्टेज थे, जिसमें एपोप्टोसिस, स्वेलिंग ऑफ ग्राना, डैमेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम denaturation, evaporation, effect of photosynthesis and desiccation of protoplasm को हमने देखा था। नेक्स्ट है प्रिवेंशन और एक्लीमेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। Closer to stomata to reduce water loss at high temperature. Larger xylem vessels which will prevent from water loss. Waxy cutica reduce the absorption of solar radiation. They get prevent from high temperature. जैसा हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि पौधे जो हैं वो बहुत अधिक तापमान के कारण अपनी स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। पत्तियों के ऊपर वैक्स की कोटिंग जो है वो दिखाई देती है क्यूटिकल के ऊपर में। जाइलम के वेसल्स जो हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा रोलिंग ऑफ लीफ ब्लेड, जिसमें लीफ जो है वो रोल हो जाते हैं और कम सरफेस होने के कारण ये सोलर एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करते हैं। फिर है टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। High expression of antioxidant enzyme like catalase, peroxidase, SOD, glutathione reductase, ये सब एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम हैं जो कि प्लांट के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जिससे हाई टेम्परेचर को टॉलरेंस करने में मदद मिलती है। प्लांट प्रोड्यूसेस एंटीऑक्सीडेंट मेटाबोलाइट्स आल्सो लाइक एस्कार्बेट or carotene etc. Expression of heat shock
प्रोटीन। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हाई टेम्परेचर स्ट्रेस के इफ़ेक्ट और उसके प्रिवेंशन किस किस प्रकार के पौधे जो हैं वो करते हैं। अब हम देखेंगे लो या कोल्ड टेम्परेचर स्ट्रेस। इफ द टेम्परेचर रेंजिंग इज 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड causes chilling stress. Less than 0 degree centigrade will cause freezing stress. This condition is shown by many tropical area plants. Discoloration of leaves will be there due to cold, decayed transition of flowering and plant growth, pollen sterility, reduction of water intake result in dehydration stress, shrinking of protoplasm due to extracellular ice formation, leaves converted with covered with ice crystals. लो टेम्परेचर सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अल्टरनेट कर देता है और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक की संरचना को यदि हम देखते हैं तो उसमें लिपिड जो है वो हमको एक समुद्र की तरह, यदि हम ऐसा महसूस करेंगे तो वो समुद्र की तरह दिखाई देता है जिसमें प्रोटीन जो है वो फ्लोट होते रहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ये हम जानते हैं। तो जब टेम्परेचर लो हो जाता है तब लिपिड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होकर लॉकअप हो जाती है, जिसकी वजह से सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में बाधा उत्पन्न होती है, या हम यह कह सकते हैं कि सॉल्ट आयंस का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से बाधित हो जाता है। लो टेम्परेचर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डैमेज करने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स केवल प्रोटीन से ही होकर के पार हो सकते हैं, लिपिड से नहीं। लो टेम्परेचर से प्लांट्स में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि लो टेम्परेचर के कारण प्लांट में जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो डबल बॉन्ड कार्बन वाले फैटी एसिड्स जो हैं वो होते हैं। जबकि यदि हम नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो जो फैटी एसिड्स होता है पौधों में वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, और इसमें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन जो हैं वो पाए जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से उनकी फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन बाय चेंजिंग इट टू जेल फेस, surface lesions seen on leaves, change in membrane potential, water potential inside the cell is affected due to low temperature, because water inside the cell start to convert in ice at low temperature and low water potential. This will affect the enzyme and ion channel of plant, and as a result plant will die due to ice crystal formation. For example, in tomato, peas, rice, इन सब में हम देखते हैं कि ये आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो लीव्स वगैरह में या प्लांट के पार्ट्स में हमको देखने के लिए मिलता है। दैट विल रिजल्ट इन अ डेथ ऑफ प्लांट। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि आइस क्रिस्टल बन जाए तो ये आइस क्रिस्टल जो है वो मोस्टली जो प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें बनता है, और हमें पता है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर के बना हुआ होता है, और आइस क्रिस्टल बनने से उसमें सुराख जो है वो बन जाता है, और अर्थात प्रोटोप्लाज्म जो है वो परफोरेटेड जो है वो हो जाते हैं, और इस तरह प्रोटोप्लाज्म पर स्ट्रेस का प्रभाव जो है वो पड़ता है। कई ऐसे पौधे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्थानों पर ग्रो करते हैं, ये सॉल्यूट के कंपोजिशन को चेंज करने का काम करते हैं। अर्थात ये पौधे जो हैं वो ठंडे स्थानों पर उगने वाले पौधों में ये स्ट्रेस के लक्षण जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा साइटोसॉल जो कि साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है उसको सुपर कूल कर देता है, जिससे वहाँ पर आइस क्रिस्टल जो है वो नहीं बनने पाता है। कई बार पौधे
आइस क्रिस्टल को सेल वॉल में ही बनाते हैं, जिससे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डैमेज नहीं होते हैं। क्योंकि जब आइस क्रिस्टल बनेगा तो वो सेल के भीतर में हम देख सकते हैं कि आइस क्रिस्टल बनने से जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से जो है वो लो टेम्परेचर से भी स्ट्रेस जो है वो पौधों में हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे कोल्ड इंजरी। कोल्ड इंजरी जो है वो पौधों पर होने वाली ये शीत क्षति होती है, जो कि कम तापमान के कारण होती है। और ये कोल्ड इंजरी निर्भर करती है कम तापमान की अवधि और उसके अंश की डिग्री पर, तापमान के अचानक परिवर्तन होने पर, और कुछ कार्य की दशाओं में मिनरल न्यूट्रिएंट्स और ऊतक में नमी की मात्रा एवं दिन की अवधि पर भी निर्भर करती है। हेलोजन दे दे। फिर है एडेप्टेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमरजेंसी दे। एडेप्टेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एडेप्टेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी कोल्ड इंजरी के कारण जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कोल्ड इंजरी है वो 3 तरीके से होती है, डेसिकेशन, चिलिंग एंड फ्रीजिंग। ये 3 प्रकार से कोल्ड इंजरी जो है वो होती है। ये कोल्ड इंजरी 3 प्रकार से हमको दिखाई देती है। पहला हम देखेंगे डेसिकेशन। डेसिकेशन को हमने ड्रॉट स्ट्रेस में भी जो है वो देखा था, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि सर्दियों में जब वाष्पोत्सर्जन की दर तेज होती है तब पानी के अवशोषण की दर जो है वो कम तापमान के कारण मंद हो जाती है। तब ऊतकों का डेसिकेशन होता है और ऊतक जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अधिक वायु वेग विशेषकर सर्दी के मौसम के उपरांत अत्यधिक निर्जलन ये महत्व को प्रदर्शित करता है। इसी बीच कम तापमान, मिट्टी के विलयन की सांद्रता और जड़ के जीव द्रव्य की जो विस्कोसिटी है या उसकी साम्यता है उसको न्यूनतम कर देता है। सर्दी के दिनों में जड़ की चयापचयी क्रियाएं जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और रिड्यूस होकर के ये उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। इस कारण रूट की वृद्धि भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। और ये सारी घटनाएं जो हैं वो पौधों में पानी के अवशोषण को कम कर देती हैं। पानी के इस संतुलन के फलस्वरूप पौधों में डेसिकेशन जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस के कारण हम देखेंगे कि पौधों में या ड्रॉट के कारण डेसिकेशन या निर्जलन होता है, जिससे सेल के अंदर के प्लांट सेल के अंदर का पानी जो है वो कम हो जाता है या निकल जाता है। फिर जो पेंटोजेंस है, म्यूसिलेज है और पैक्टिक सब्सटेंसेस है जिनमें पानी के संधारण की शक्ति होती है, अधिकांश पौधों में ये प्रचुरता से पाई जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि यदि पानी की कमी हो जाए तो पौधे वैसे ही रहेंगे, अपने अंदर ये विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशंस या मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करते हैं। तो इस तरह से पेंटोजेंस हैं और म्यूसिलेज हैं, पैक्टिक सब्सटेंसेस है, इनका संधारण जो है या इनको बहुत अधिक मात्रा में ये पौधों में उस समय बनने लगते हैं। ये पदार्थ डेसिकेशन के प्रतिकूल समय का सामना करने में काफ़ी सहायक होते हैं और ये पौधे की मृत्यु को टालने का काम करते हैं। सेकंड होता है चिलिंग इफेक्ट। इसमें गर्म जलवायु में पैदा होने वाले पौधे यदि कम तापमान पर कुछ समय के लिए एक्सपोज किए जाते हैं, जो कि ये जो तापमान होता है वो जमाव बिंदु से थोड़ा अधिक होता है, तो ये ठंड के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार की क्षति को हम शीत क्षति या चिलिंग इंजरी कहते हैं। अर्थात कि बहुत कम तापमान के कारण पौधों में जो इंजरी होती है उसको हम चिलिंग इंजरी जो है वो कहते हैं। या चिलिंग इंजरी इज डैमेज टू प्लांट पार्ट कॉज्ड बाय द टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है फ्रीजिंग।
शीतोष्ण क्षेत्र में हिमीकरण क्षति या फ्रीजिंग इंजरी पाई जाती है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो भाग लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन सेल सेप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने के कारण प्रेसिपिटेट हो जाता है। इफ वाटर फ्रीजेस इन अ प्लांट सेल, द शार्प आइस क्रिस्टल कैन कट सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि जब पौधों के अंदर में फ्रीजिंग के फलस्वरूप यदि आइस क्रिस्टल बन जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन को कट करने का काम करती है, रिजल्टिंग इट फ्लूइड्स लीकिंग फ्रॉम द सेल। तो जिससे क्या होता है, सेल के अंदर से फ्लूइड जो है उसका लीकेज जो है वो प्रारंभ हो जाता है, लीडिंग टू सेल एंड प्लांट डेथ। फिर उसके बाद बहुत अधिक लीकेज होने के कारण पौधे की या सेल की मृत्यु जो है वो हो जाती है। फ्रीजिंग इंजरी सिम्टम्स इंक्लूड टिश्यू ब्राउनिंग, ब्लैकनिंग, विल्टिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। नेक्स्ट है हीट इंजरी। अधिकतम तापमान प्रोटोप्लाज्म को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकता है। बहुत अधिक तापमान पौधों की वृद्धि को रोक देता है, क्योंकि पौधे आभासी भूखमरी का सामना करते, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिससे स्टार्वेशन होने के कारण पौधे जो हैं वो मृत्यु अवस्था को प्राप्त करते हैं। पौधे स्टंटेड हो जाते हैं और यदि यही स्थिति बरकरार रहती है तो पौधे नष्ट भी हो जाते हैं। उच्च तापमान से ट्रांसपिरेशन की रेट के बढ़ जाने से डेसिकेशन होता है और प्रोटीन पदार्थ जो हैं वो स्कंदित हो जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म जो है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोटीनेशियस पदार्थ जो है वो नष्ट हुआ और पौधे जो हैं वो स्टंटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, की टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो अन्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर भी जो है वो पड़ता है, जिसमें एंजाइम एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, वर्नेलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, प्लांट डिजीजेस और भी इस तरह से बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि टेम्परेचर के कारण उस पर प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिलता है। तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता का नियमन करता है, जिसके बढ़ने से अनेक उपापचयी क्रियाएं रेगुलेट होती हैं। न्यूनतम, अनुकूलतम और अधिकतम तापमान को कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं, जो कि एक जाति से दूसरी जाति और एक ही जाति में तथा एक पौधे से दूसरे पौधे में कुछ सीमा तक घटता बढ़ता रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे जो लोअर ग्रुप के प्लांट्स हैं, एल्गी वगैरह, उनको जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य पौधे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में या उससे कुछ ज़्यादा तापमान पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपादित करते हैं या उसको संपन्न करते हैं। टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन की क्रिया को प्रभावित करता है, जैसे अधिक तापमान में वायु में जल वाष्प की कैपेसिटी में अभिवृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन की दर भी जो है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत तापमान में गिरावट से वायुमंडल में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें भी अभिवृद्धि जो है वो होती है, जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है या गिर जाती है। फिर हमें पता है कि जो मतलब ये जो स्ट्रेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्यूटिकुलर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है वो प्रभावित होती दिखाई देती है, और अधिक तापमान से जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि स्टोमेटा ऐसे कंडीशन में बंद हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्टोमेटा के गार्ड सेल से पानी जो है वो वाष्प के रूप में इवेपोरेट हो जाते हैं। तापमान और इसके फलस्वरूप स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर तापमान पौधों में वृद्धि का निर्धारण करता है, जैसे कि कुछ प्लांट, जैसे यहाँ पर मैं कपास के पौधे का बताऊंगी कि कपास के पौधे को अधिक तापमान की आवश्यकता जो है वो होती है, और उसी तरह से जो आलू है, आलू गर्मी में या पोटैटो जो है वो गर्मी में निचले तापमान पर अधिक पैदावार देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सभी पौधे जो हैं वो अधिकतम या काफ़ी तापमान पर रिड्यूस्ड ग्रोथ को भी प्रदर्शित करने का काम करते हैं।
गेहूं की कुछ प्रजातियों को जब वसंत ऋतु में बोया जाता है तब उसमें पुष्पन उत्पन्न नहीं होते हैं जब तक कि ये अपनी वर्धी अवस्था को सर्दी के समय में व्यतीत ना कर लें, और उसके बाद ही उनमें फूल और फल जो हैं वो या दाने जो हैं वो लगते हैं। इससे यह पता चलता है कि कम तापमान का प्रभाव भी कुछ उद्दीपन को उत्पन्न करता है जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इस तरह के प्रभाव का अध्ययन हम वर्नेलाइजेशन में हम देखते हैं या वहाँ पर हम पढ़ते हैं। फिर है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था कि किसी भी स्थान का जो तापमान होता है वो घंटे से घंटे में निरंतर बदलता रहता है। तो कुछ पौधों में कार्य की घटनाओं के लिए तापमान का ड्यूरनल साइकिल भी जो है वो पाया जाता है। फिनोलॉजी का तापमान के प्रति सामयिक नियमन जो होता है उसको हम थर्मोपीरियोडिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीड जर्मिनेशन कुछ स्पीशीज़ में अधिक व कम तापमान के एकांतर क्रम के दिन और रात के समय में अच्छा होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिन और रात का जब एकांतर तापमान यदि हम किसी पौधे को देते हैं तो उसमें सीड जर्मिनेशन या ऐसे पौधों में सीड जर्मिनेशन जो है ये उसके लिए एक फैक्टर्स या एक अच्छा उपाय होता है कि उसको हम अल्टरनेट ताप के द्वारा जो है वो उपचारित कर सकते हैं। यह तापमान जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो फलों के निर्माण और पौधों के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर है तापमान, नमी और अन्य कारकों के साथ में पौधों में अनेक बीमारियों के प्रसार में भी सहायक होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि प्लांट डिजीज भी जो है वो टेम्परेचर के इफेक्ट से जो है वो होता है। तो तापमान जो है वो नमी और अन्य कारकों के साथ में पौधों में कई बीमारियों के प्रसार में भी सहायक होता है। जो कम तापमान और अधिक नमी जो है वो रस्ट के आक्रमण को बढ़ाने का काम करता है, और इसी प्रकार कम तापमान, अधिक नमी और बादलों का मौसम या जो क्लाउडी वेदर है वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ को, और सीडलिंग ब्लाइट है, फुट रॉट डिजीज़ है, इनको कॉज करने का काम करता है। और विभिन्न पौधों में ये जो टेम्परेचर है वो एक फैक्टर्स के रूप में डिजीज़ को कॉज करता है। फिर हम देखेंगे एडेप्टेशंस फॉर प्रिवेंशन। यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो पौधे जो हैं वो टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण अपने में कुछ एडेप्टेशंस जो हैं प्रिवेंशन के वो उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे निडल लाइक लीफ स्ट्रक्चर, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, लीफलेस ट्रीज एट्सेट्रा। Needle like leaf structure which prevent freezing and transpiration of water due to low surface area. They also have terpenes and alcohol which are anti-freezing factors. They could not get any kind of crystal formation inside the सेल। मतलब इसके उत्पन्न होने से पौधों में किसी भी प्रकार के जो हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होने पाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर। कोल्ड एरिया प्लांट हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, इट इज़ आल्सो फाउंड इन विंटर राई प्लांट। यहाँ पर हम राई प्लांट का भी डायग्राम जो है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ production of dehydrins. Dehydrins are stress proteins which prevent dehydration in plant. They are family of protein present in plant that is produced in response to cold and drought stress. Some stress become leafless, या हम देख रहे हैं कि पौधे जो हैं वो जो है वो लीफलेस हो जाते हैं, जिससे वो जो है अपने को स्ट्रेस से बचाने का काम जो है वो करते हैं। तो सम ट्रीज become leafless so to avoid accumulation of ice on their surface. फिर है कोल्ड स्ट्रेस सिग्नलिंग।
cold stress signaling. Calcium level increase inside the plant cell on cold stress condition, and this will lead to further expression of gene that will help in tolerance from cold. Low temperature will increase the level of ABA and jasmonic acid. Their signaling pathway will also increase whenever the cold condition. Next है heat resistance. हीट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस जो है वो हीट स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर एबायोटिक स्ट्रेसेस दैट प्लांट इनकाउंटर. हीट स्ट्रेस causes billions of dollars in losses of agricultural crop worldwide. The heat stressed plant may exhibit various physiological responses including stomatal closure, suppressed photosynthesis, stunted growth, etc. In a plant, the heat stress response is highly conserved and involve multiple pathway regulation network and cellular compartments. They include a plasma membrane channel that initiate an inward calcium flux, a histone sensor in the nucleus, and two unfolded protein sensors in the endoplasmic reticulum and the cytosol. Each of these sensors is thought to activate a similar set of HSR gene, leading to enhanced thermotolerance, but the relationship between the difference pathway and their hierarchical order is unclear. Next है conclusion. Heat stressed plant not only need to produce new proteins to survive the stress, they need to make them right way, explain researchers. Heat stress due to increased temperature is an agricultural problem in many areas in the world. Transitory or constantly high temperature cause an array of morpho-anatomical, physiological and biochemical changes in plant, which affect plant growth and development and may lead to a drastic reduction in economic yield. In order to cope with heat stress, plant implement various mechanisms including maintenance of membrane stability, scavenging of ROS, production of antioxidant, accumulation and adjustment of compatible solute, induction of nitrogen activated protein kinase and calcium dependent protein kinase cascade, and most importantly transcriptional activation. तो इस तरह से हमने देखा कि जो पौधों के ऊपर हाई और लो टेम्परेचर का किस तरह से प्रभाव पड़ता है और पौधे अपने को किस तरह से एडेप्ट कर लेते हैं इस हाई और लो टेम्परेचर के अगेंस्ट में. आशा है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा. सुनने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.